एक कमरा, उसके बाद रसोई और गुसलखाना। मेरे और उसके बीच इतनी दूरी थी। मैं इस तरफ था जहाँ से सड़क नज़दीक है और वह उधर थी मकान के पिछवाड़े की तरफ। मैं बाहर निकलने को था पर आश्चर्य उसे यह बात कैसे पता चल गई। मैंने खटखुट कुछ नहीं किया, केवल मन में सोचा था कि बाहर निकलूं। उसने वहीं से पूछा, क्या जा रहे हो? वह गुसलखाने से अर्धनग्न दौड़ती हुई आई और हाफती हुई तौलिया ठीक करने लगी। वह अपने को तैयार कर रही थी। मुझे यकीन है कि गुसलखाने में भी वह चैन से नहीं रही होगी। निश्चिंत लोग जो गुसलखाने में गाया करते हैं। मैं जानता था कि वह क्यों आई और किस लिए तैयार हो रही है। उसकी अधीरता और जल्दीबाजी देखकर तबीयत हुई कि जल्दी ही बाहर हो जाऊं और यह मजा चखे। मैं झुंझलाहट में था। विवाह के पूर्व अस्पृश्य जीवन बिताने वाली औरतें शादी के बाद अपने आदमियों पर घटा की तरह टूटती हैं। ये स्त्रियां अपनी अविवाहित अवस्था में बड़े संयम के साथ सब कुछ देखती रहती हैं और ध्यान रखती हैं कि शादी होने के बाद पति के साथ उन्हें क्या क्या करना चाहिए। भूलता नहीं, विवाह के थोड़े अरसे बाद ही 3 दिन के लिए एक जरूरी काम से मुझे 80 मील जाना था। पत्नी ने मुझसे कहा, क्या तुम वहां से मेरे लिए एक प्रेम पत्र नहीं लिख सकोगे? इतना अच्छा मौका है। मैं कहता हूँ, मेरे मुंह से यह उखड़ा हुआ अधूरा वाक्य एक बारगी निकला और तत्काल ध्यान आया कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब तक उसके बदन से काफी पानी गिर चुका था। वह करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, कहाँ खोए हुए हो? मैं शायद बक ही देता कि ये सब चीजें काश तुम पहले ही कर चुकी होती तो जीवन कितना सहज और आसान हो जाता, लेकिन बकता कोई नहीं। मेरे दिमाग में पति का सामाजिक अध्ययन होने लगा। मुझे सचमुच कुछ नहीं पता था। विश्वास करिए, मैं बिल्कुल कल्पनाहीन और अनुभव शून्य बच्चा हूँ। अपना विगत मुझे बिल्कुल मायावी लगने लगा। विगत के लिए अब दिमाग में अतीत शब्द लपकता है। उसने मुझे 3-4 बार चूम ही लिया, इसलिए वह आई थी। शायद वह 2-1 चुम्बन और लेती, लेकिन इसी बीच उसका तौलिया नीचे गिर गया। मुझसे चूमने का कार्यक्रम नहीं हो सका और जब तक वह अपने को दुरुस्त करे मैं छिटकली खोलकर बाहर हो गया। बाहर भाग सकने की काफ़ी गुंजाइश होती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं सोचने लगा, मुझे इन मामूली कामों के सिलसिले में उसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मुझे विचारों के फड़तूस चक्कर में पड़ने की बजाय उसे चूम चाम लेना था। मैं पाता हूँ इन दिनों मेरी कलात्मक क्षमता गिर रही है और झूठ को मैं तेजी से भूलता जा रहा हूँ। लोगों ने कहा है कि संसार रंगमंच है और जीवन अभिनय। उसे दबोचने चूमने में आखिर मेरा क्या नुकसान था? इसमें बिदकने की क्या बात है? वह तो पालतू कुत्ते की तरह दुम हिला रही है और बेचैन हो रही है और मैं उसकी दुम उठाने लगा हूँ। मुझे एक मसल याद आई। बड़ी अम्मा कहा करती थी, घी दाए घोड़ न रिया है। जब तक कि ऐसा भी नहीं है कि अभिनय का लाभ मुझे पता ना हो। जिस दिन मैं उसे खुश कर देता हूँ वह जूड़ा बनाती है और अच्छी खाने पीने की चीज़ें। असली बात यही है कि मेरी कलात्मक क्षमता घट गई और अब पहले जैसा जलवा नहीं रहा। पहले मैं 6-7 तरीके के चेहरे बना सकता था। अब चेहरे में कुछ पत्थर शामिल हो गया और मुश्किल से 2-3 तरह के चेहरे ही बन पाते हैं। अभिनय और कला का संबंध आत्मा से है। मैंने दृढ़ता से सोचा, मैं आत्मा की रक्षा करूंगा। मेरे अंदर उछल कूद होने लगी। मैंने उसे जरा सी बात पर ठेस पहुंचा दी। इस समय वह सुस्त लेटी हुई सोचती होगी। वह गुसलखाने से भागती हुई अपने पति को चूमने आई और मैं झल्ला गया। कोई नहीं कह सकता कि इस दृश्य में कहीं थोड़ी सी भी चिढ़ने वाली बात है। अब मैं क्या करूं? डूबते को तिनके का सहारा। ध्यान आया, उसे रसगुल्ले बहुत पसंद है। मैंने तय किया कि लौटते समय उसके लिए रसगुल्ले ले चलूंगा और अपने हाथ से खिलाऊंगा। इस तरह आज की गलती तो कम से कम ठीक हो ही जाएगी। आगे से प्रतिपल अपने पुनरुद्धार के प्रति मैं सजग रहूंगा। मैं घर से बाहर जिस काम के लिए निकला था उसकी पूरी तरह ऐसी की तैसी हो गई। खाने पीने, पत्नी को खुश करने और वैवाहिक जीवन को संपन्न बनाए रखने से संबंधित विचार ही दिमाग पर घनघोर छा गए। वैसे मैं खाने पीने को जीवन में किसी गंभीर काम के मुकाबले कम महत्व नहीं देता हूँ। इस खाते पीते रहने से स्त्रियों की प्राण शक्ति बढ़ती है और स्वास्थ्य का ढर्रा बिगड़ता नहीं। स्त्री कमजोर हो गई हो तो आप समझिए कि उसके शरीर की मशीन कुछ ऐसी जटिल है कि आपको, खुद को, सारे घर को बर्बाद कर देगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन वह डर नुकसान नहीं पहुंचा रहा था।
इसने स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दी। मैं सीधा सड़क से लगे एक खस्ता चाय घर में पहुंचा। घर के बाद बैठने चाय ठंडा पीने का यह पहला स्थान है। मुझे थोड़ी सी शांति और मेज कुर्सी की जरूरत थी। वहां बासी अखबार का एक टुकड़ा फाड़कर और सिगरेट जलाकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे में मैंने उन कुछ चीज़ों को नोट किया जिनसे मेरी पत्नी खुश हो सकती है। नोट करते समय पता चल गया कि मुझे अपनी पत्नी की रुचियों का विस्तृत ज्ञान नहीं है। सूची छोटी और दिक्कत से बनी थी, फिर भी मैंने सोचा कोई हर्ज नहीं, चिड़िया उड़ नहीं गई है। धीरे धीरे मैं पता लगा लूँगा कि उसे रूप रस गंध में के कौन प्रकार पसंद है। देखिए, जीवन चलाना है तो यह सब करना ही होगा, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। 4 दिन अपनी तबीयत से जीने के लिए एक दिन दूसरे की तबीयत से जी लेना बेहतर है। और फिर वह कोई दूसरी तो नहीं, वह तो अपनी ही है। मुझे बहुत चाहती है। घर जाकर अखबार के कागज पर नोट की हुई बातों को मैं कहीं साफ जगह उतार लूँगा। जो चीज़ें याद आती जाएंगी उन्हें समय समय पर जोड़ता जाऊँगा। इसमें आगे से जरा भी कोताही नहीं होगी, इसे मैंने पक्के तौर पर तय किया। अभी तो इस फहरिस्त में उसके पसंद की खाने पीने की चीज़ें, कुछ भावुकतापूर्ण संवाद, कुछ शेर और मादक गीत तथा कुछ उसके साथ घटी दोहराई जा सकने वाली रुमानी घटनाएं हैं। घटनाएं क्या, टिटबिट्स। जब मैं उठा तो चित्त चकाचक था और बड़ी राहत अनुभव हो रही थी। पता नहीं चला कि कैसे घंटा भर समय बीत गया। मैंने जेब टटोली और सिक्कों तथा कागज करेंसी को अंदर ही अंदर गिना। बहुत ही कम पैसे लेकर मैं निकला। मैं बजट के मुताबिक पैसे लेकर निकला था। मैंने अपने तरीके की निंदा की। जिंदगी ही भूस हो गई तो पैसे बचाकर क्या होगा। रास्ते में ही कोई विपत्ति आ जाए, कुछ अधिक पैसे हमेशा होने चाहिए। फिर आज तो मुझे रसगुल्ले लेकर ही जाना है। मैंने तय किया, जहाँ भी जाना है पैदल जाऊंगा, पैदल लौटूंगा, मगर रसगुल्ले स्थगित नहीं करूंगा। पहले ही ग्रास में मक्खी गिर गई तो फिर क्या। पैदल चलना कोई बुरी चीज भी नहीं, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और मधुमेह शरीर की घातक बीमारी से आदमी बच जाता है। जो सबसे अच्छी दुकान समझी जाती है वह रसगुल्ले नहीं बने थे। इत्तफाकन ही नहीं बने थे। थोड़ी देर तक मैं दुकान के मालिक से पड़ताल करता रहा। यह समझदारी की बात है, विशेष रूप से विवाहित पुरुषों के लिए, कि जहाँ भी जाएं वहाँ से पूरी सूचना प्राप्त कर ले, क्योंकि उससे भविष्य के लिए सुविधा होती है। मैं उतावला व्यक्ति हूँ। एक पल के लिए रसगुल्ले न मिलने की वजह से मैं निराश हो गया। दूसरी दुकान के लिए मुझे 2 किलोमीटर लगभग जाना पड़ा। रास्ते भर धुकर धुकर होती रही। रसगुल्ले वहाँ भी ना मिले तो क्या होगा। मैं कुव्वत से ज़्यादा चल चुका। मुझे संदेह हुआ, थक जाने के कारण कहीं मैं रसगुल्ला स्थगित करके रिक्शा न ले लूँ। मुझे पता है कि शारीरिक तकलीफ बड़े बड़े निश्चयों को धकिया के एक तरफ कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझ में लगन और विश्वास है। ऐसे लोग मुसीबतों से घबराते नहीं, सुख की तलाश करते रहते हैं और इंसानियत की गरिमा से पुते रहते हैं। मुझे रसगुल्ले मिल गए। हलवाई से कहकर खास तौर पर मैंने शीरा ज़्यादा डलवाया। कहीं पड़ा था, शीरा स्मरवर्धक होता है। और खुशी की बात यह बात मुझे बिल्कुल मौके पर याद भी आ गई। आजकल लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, आमतौर पर इसलिए शारीरिक संबंधों में लोग जल्दी ही ढीले पड़ जाते हैं। आपने गौर किया होगा, इन दिनों पुरुषों की तलाश में जुटी हुई विवाहिताओं का स्केल तेजी से ऊंचा होता जा रहा है। माना कि यह सभ्यता का विकास और उसमें बड़ी उदारता का लक्षण है। इसमें स्वतंत्रता का स्वाद भी है, लेकिन कुछ दूसरी अंदरूनी और गुप्त वजहें भी हैं। मिठाइयों में जलेबी, इमरती, रबड़ी और गुलाब जामुन बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। कल से मुझे कम 4 गुलाब जामुन नियमित लाना चाहिए। मैं लाऊंगा। हंडी की सुतली पकड़ते हुए मैंने सोचा, यूं मैं पत्नी को भी खुश कर सकूंगा और अपनी शक्ति का वर्धन भी होगा। इन्हीं स्वास्थ्य और गृहस्थी संबंधी विचारों में डूबा मैं चला जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि कितनी आसानी से आज सत्य से साक्षात्कार हो गया। इस खुशी में मैंने एक महंगी सिगरेट सुलगा ली। घर काफ़ी दूर है, इसलिए सिगरेट भी जल्दी जल्दी पी रहा था और चल भी जल्दी जल्दी रहा था। आप इस प्यार और उसके पीछे छाया की तरह चलते मानवीय सौंदर्य पर ध्यान दीजिए कि मैं रसगुल्लों की हांडी को दाहिने बाएं हाथ में बदलता हुआ चलता रहा जब तक कि घर नहीं आ गया। मैंने तेज रोशनी वाले स्थानों की परवाह नहीं की और ना छुप के चला। बहुत से लोग इस प्रकार के काम में शर्म महसूस करते हैं और कुछ लोग इसे निंदनीय भी बताते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यह सब छुप छुप के करते हैं।
आप देखें, मेरे सरीखा नाजुक व्यक्ति कई मील पैदल चलता रहा और प्यार के एक छोटे से सपने में डूबा रहा। मेरा ऐसा ख्याल है कि यह बेपरवाही और आत्मशक्ति बनी रहे तो गृहस्थी का बेड़ा सर सर भव सावर को पार कर जाता है। घर पहुंचकर रसगुल्ले की हांडी को मैंने सीढ़ियों पर रख दिया। 10 बज चुके थे। हमारा मकान बिल्कुल अंधेरे में है। अंदर घुसने से पूर्व मेरा इरादा पल दो पल सुस्ता लेने का था। मैंने पसीना पोंछा और बाहों को बारी बारी से बिजली के पंखे की तरह घुमाया ताकि रक्त प्रवाह सुचारू हो जाए। फिर मैंने थककर मुंह साफ किया और हंडी को मजबूती से पकड़कर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं हंडी को इस तरह पकड़े हुए था जैसे किसी वस्तु को दबोच कर रखा जाता है। बात यह थी कि एकदम से दिमाग सक्रिय हुआ और मुझे एक शेर याद आया। सफीने ऐन दरिया के किनारे डूब जाते हैं, कहीं ठोकर लग गई तो सब चौपट हो जाएगा। अब मुझे यह भी ध्यान में आया कि रास्ते में हांडी को लेकर मैं सावधानी से नहीं चल रहा था और यह महज सौभाग्य है कि कहीं ठोकर तो नहीं लग गई। थोड़ी हैरानी इसलिए हुई कि आया ने दरवाज़ा खोला। यूं भी आया बड़ी खूसट है। महंगी आया अपने बस की नहीं, सस्ती आया कभी भी जवान और सुंदर नहीं हो सकती। घर में सन्नाटा था, खटर पटर बंद थी। बच्चा रो या हंस नहीं रहा था। आया का चेहरा भी सोया हुआ लग रहा था। जितना मुमकिन था उतना शोरगुल मैंने किया। मुझे बुरा लगा कि बीवी मेरा इंतजार नहीं कर रही है। फिर मैंने खुद ही सोचा, रोज़ तो खाली हाथ आता हूँ, इसी तरह आगे भी कुछ ले आया करूँगा। यह उम्मीद में इंतजार कर सकती है। मुझे उसके सोए रहने में अपनी ही गलती लगी। प्रतीक्षा संभावना में होती है, नाउमीदी में तो नहीं। आया से अपने को बचाकर मैं खास कमरे में आया और उस पर ध्यान देता रहा। बाहर आंगन अंधेरे में घूमता, उधर से हवा आ रही थी और मच्छर भी। सोती हुई पत्नी भयानक रूप से घरेलू लगी। मेरे लिए यह सर्वथा नया अनुभव था। इसके पहले सोते हुए उसको मैंने गौर से नहीं देखा था। लगा वह थोड़ा बहुत भी समाज के काबिल नहीं रही। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत भयानक ख्याल मेरे मन में आया। यह ख्याल कि अच्छा है मैं निराश और अकेला हो जाऊं ताकि खुद तो समाज के योग्य रह सकूं। हाय, ये छुटकारा जैसे बिजली कौंधी हो। लेकिन तत्काल ही मुझे निष्ठा प्यार के पिछले तमाम गर्मा गर्म सिलसिले याद आने लगे। मैंने सोचा, मुझे इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि स्त्रियां ही जीवन को चलाती हैं। इसलिए मर्दों का यह धर्म है कि वे उनके साथ ठीक तरह से पेश आएं और उन पर अनावश्यक ना उखड़ा करें। बीवी अभी भी गाफिल है। मैंने सोचा, काश यह किसी दूसरे का घर होता। यह सोती हुई औरत मेरी पत्नी न होती और मैं एक चोर होता तो आज चांदी होती। चखने के उद्देश्य से हांडी से मैंने एक रसगुल्ला निकाला और खा गया। रसगुल्ला अच्छा था। अब उसमें 7 बचे हैं, बहुत हैं। मुझे विश्वास था कि मेरी बीवी जब उठेगी इन रसगुल्लों को देखकर दंग रह जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले पत्नी को लेकर मेरे दिमाग में जो एक टुच्चा सामाजिक ख्याल आया था, तृप्ति ने उसको समाप्त कर दिया। मैं रुक नहीं पा रहा था। मैंने उसको जगाने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न बहुत कोमल था। वह करवट में थी, उसके मुंह से एक तरफ राल निकली हुई थी। ऐसा पाचन शक्ति की खराबी से होता है। वह कुनमुनाई लेकिन उठी नहीं। इसलिए उसने सुना नहीं होगा कि मैं उससे कह रहा हूँ, राल की भांति हो लालची, उठ रसगुल्ला खा ले। अब वह चित होकर इत्मीनान से सो गई। उसकी मुद्रा मर्दानों जैसी थी। स्त्री को इस तरह देखकर मन खट्टा हो जाता है। गनीमत हुई कि मेरा ध्यान उसके पायोधरों पर चला गया जो इस अनुपात में ब्लाउज के नीचे से झांक रहे थे। गोया बड़े भूले हैं। मैं शयन के मर्दानी दृश्य को भूल गया। मैंने कई बार उसे जगाया, हाथ से झकझोरा, सीटी बजाई। मैंने उसको जगाने के लिए एक और काम किया। स्त्रियां कितनी भी सुअक्कड़ क्यों ना हो, पर वे अपने विशिष्ट अंगों पर सपने में भी पहरा देती रहती हैं। इतने धैर्यपूर्ण व्यवहार के बावजूद वे जब नहीं उठी तो मैं भनभना गया। हाथों से उसे धकिया कर मैं खड़ा हो गया। जाओ जाओ, सोई रहो, उबलते हुए मैंने कहा। तबीयत कड़वी हो गई। रसगुल्ले निसार लगने लगे। मैं बड़बड़ा रहा था, दांत बींचकर बड़बड़ा रहा था कि आया मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को सही रूप से पता न लगा ले। तुम कभी किसी चीज़ का महत्व नहीं समझोगी। मैं ही सब तरह के जरूरी काम छोड़कर मीलों पैदल चलकर रसगुल्ले लाया, इसलिए कि इसे रसगुल्ले पसंद हैं, पर इसको किसी के दिल से क्या मतलब। तुम क्या कल्पना करोगे कि समाज में मेरी कितनी बड़ी हैसियत है और मैंने उसे ताक पर रख दिया। वाह रे जीना। मैंने अपना माथा पकड़ा। मुझे लग रहा था कि मेरा चेहरा इस समय बुझते जलते मेंटल की तरह दुख दुख कर रहा है। वह निंदासी थी इसलिए, लेकिन उठकर बैठ गई। मुमकिन है उसने कुछ अधूरा सुना हो। वह डरी नहीं। उसने कौतूहल से मेरे चेहरे को देखा। शायद उसे
मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं मिला क्योंकि वह जमाई लेने लगी, बस मेरे बकने का ताव और बढ़ गया। मुझे अपने दुख दुख करते चेहरे पर भी गुस्सा था। लोग जब देखो तब पूछ बैठते हैं कि तुम उदास क्यों। कभी कहता हूँ मार्टिन लूथर किंग की हत्या से मन बहुत गुमसुम हो गया, कभी कहता हूँ कि आज दोपहर की निद्रा में ऐसा हो गया होगा, कभी उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अप्रैल का धूल भरा मौसम। किससे कहूँ असलियत, किससे कहूँ असलियत है दिन भर रात भर सोती हुई यह औरत। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। उंगली पिस्तौल की नली की तरह देर तक उधर तनी रही। पत्नी संभवतः उठने की तैयारी कर रही थी। मैं अपने हाथों को पीछे दाएं बाएं इधर हटाकर घूम रहा था। इसके पूर्व की वह बालों की क्लिप दुरुस्त करके उठ बैठे। मैं एक झपट्टे में हंडी के पास पहुंचा। तेजी से एक के बाद एक सा करके सारे रसगुल्ले निगल गया। मेरी समझ में उसके लिए यह काफी कठोर दंड था। खड़े होकर उससे पूछा, क्या बात है? मैंने उत्तर में कहा, भाड़ में जाऊं, रसगुल्ले तुम्हारी किस्मत में नहीं तो मैंने अपनी किस्मत क्यों खराब करूं? वह अब तक सब कुछ समझ चुकी और लड़ाई कर रसगुल्लों का घाटा अनुभव कर रही थी। वह उठकर मेरे पास आई और मुझे पकड़कर फिर से चूमने की कोशिश करने लगी। मैं छटक कर अलग हो जाता हूँ और वह फिर वहां पहुंच जाती है। अब वह मुझे गुदगुदाकर हंसाने का प्रयत्न करने लगी। उसके हल्केपन पर मुझे काफी आश्चर्य हुआ। आखिर मैं भी अपने गुस्से को कितना चला सकता था। गले में बांह डालकर उसने थोड़ा जबरदस्ती की और थोड़ी देर तक होठों को जहां कहीं जगह मिली रगड़ती रही। आज बहुत खा लेने से नींद आ गई, बस इतना ही बात पर बतंगड़ क्यों बनाते हैं? मुझे छोड़ देने के बाद खड़े खड़े वह हंसी और अलसाई, फिर मुस्कुराई, जमाई लेते हुए पेंट्री की तरफ चली गई। 2-3 जगह उसके होठों से निकला थूक लग गया था। उसे रुमाल से पोंछते हुए मुझे कुछ ठंडा अनुभव होने लगा, दिमागी ठंडक। वह शीघ्र ही एक रकाबी में छोले लेकर आई। मैं इनकार करता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि रसगुल्ले लाने के पीछे जो जीवन दर्शन या भावना मेरे अंदर काम कर रही थी वही मेरी पत्नी में छोले तैयार करते समय तो नहीं थी। यह स्त्री चतुर है या प्रेमी, मैं सोच नहीं पा रहा था। उसने छोलों से भरा चमचा मेरे मुंह में लगा दिया। मैं थोड़ा नखरा किया, लेकिन दरअसल मैं तो छोले खाना चाहता था। फिर वह मेरे लिए पानी लाई। पानी पीने के बाद मैं सोचने लगा मुझे सब्र करना चाहिए और रसगुल्लों को तैश में हड़प नहीं कर लेना था। मैं काफी देर तक अफसोस से भरा रहा। पास में ही रसगुल्ले की खाली हांडी पड़ी थी और उस पर चींटे लगने लगे थे। मेरे अफसोस का संबंध इसी हांडी से था। मुझे जांघ के ऊपर खुजली हो रही थी। मैं खुजाता जा रहा था और पक्का कर रहा था कि खुजाने के बाद पत्नी को प्यार करूंगा। उसके मजे का मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए पत्नी को प्रसन्न कर देना सर्वोपरि था। अंदर से अचकचाकर खुजाने की क्रिया को समाप्त करके मैं दूसरे कमरे तक पहुंचा, जैसे किसी पशु ने खूंटे से अपने को तुड़ा लिया। अंदर एक सुगंध सी अनुभूति थी। पत्नी शायद लैब की तरफ गई होगी। अब उसके लौटने की आवाज आ रही थी। मैं छुप गया और आते ही धोखे का मजा देते हुए अपनी बाहों में दबोच लिया। मैंने उसके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की हरकतें की और जरा सा उसका चेहरा ताजा लगने लगा। मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी जाकर रसगुल्ला लाता हूँ। विभोर होकर उसने मुझे चिढ़ाया, नहीं 11 बज चुके हैं, अब कल लाना, चलो सो जाए। थोड़ी देर बाद हम लोग एक दूसरे को अपनी अपनी कमजोरियों का परिचय देते रहे। फिर थकावट महसूस हो गई।